हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज से सॉल्यूशन का क्लास 12 के सॉल्यूशन का सीरीज चलेगा। आज पहला सीरीज है। इस सीरीज में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की और सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बात होगी। कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन और वेट परसेंटेज है और वॉल्यूम परसेंटेज है। तो सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? तो सॉल्यूशन जो मिलकर बनता है वो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, तो हम उसको कहेंगे सॉल्यूशन। तो क्लास 12 का ये नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुशोध केमिस्ट्री। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब ये दोनों समांगी पदार्थ हो कैसे सकते हैं? अभी हमने बताया है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ये मिलकर बनाएंगे आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे और सॉल्यूट किसे कहेंगे, पहचाने ये कैसे कि, और पहचान के उनको एक दूसरे में मिला के हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब कुछ कंडीशन हम बता रहे हैं कि जिससे आप सॉल्यूट पहचान सके और सॉल्वेंट पहचान सके, मतलब दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सके। सेकंड, इनकी क्वांटिटी क्या होती है सॉल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन में, वो कम होती है। जैसे चीनी पानी का शरबत, तो चीनी आपका सॉलिड है, पानी आपका सॉल्वेंट है। जो चीनी पानी मिलकर आप शरबत बनाते हैं वो आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड फेज में होगा, और लिक्विड फेज में ही कौन होता है? सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉल्वेंट है वो हमेशा सॉल्यूशन की तरह दिखेगा या सॉल्यूशन की तरह ही सॉल्वेंट दिखता है। अब पानी हमने वाटर ले लिया, अब सॉल्यूशन जब बन जाता है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है और शरबत भी आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, पानी आप ज़्यादा लोगे, चीनी ज़्यादा डाल दोगे चाशनी बन जाएगा, शरबत नहीं बनेगा फिर आपका। ठीक, तो ये हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दो तरह से हम पहचानते हैं। अब कभी कभी आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही तरह के होते हैं देखने में, जैसे एथिल एल्कोहल प्लस वाटर। तो इसमें एथिल एल्कोहल प्लस वाटर दोनों लिक्विड फेज में, अब कोई यहाँ सॉलिड तो है नहीं तो पहचानेंगे कैसे? तो जो लिक्विड फेज में है इसमें जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम सीधा क्या कह देंगे? सॉल्यूट कह देंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसको सॉल्वेंट कह देते हैं। ये होगी सॉल्यूशन की। लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड किसे कहेंगे? तो लिक्विड का साइज, सॉरी वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लेकिन शेप या साइज कांस्टेंट नहीं होती। मतलब हमने 1 लीटर लिया है, ये माप सकते हैं, लेकिन अब जिस कंटेनर में रखेंगे उसके अकॉर्डिंग शेप बदल जाएगी। इनमें कंप्रेसिबिलिटी गैस के अगर हम ऑर्डर में देखें तो इनमें बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें फ्लो ऑफ मोशन पाया जाता है। इनमें काइनेटिक एनर्जी होता है जो मोशन इनमें क्रिएट करता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा है क्या हो जाएगी? लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने कितना % चीनी मिलाया। जैसे आप चाय बनाते हो तो आपने कितना चीनी डाला, कितना चाय पत्ती डाला, या अदर कंपोनेंट कितने डाले, तो ये पूछा जाता है आपसे। अब पानी डाले ये नहीं कोई पूछता। ये शरबत में आपने चीनी कितनी डाली, हाँ, तो उसमें हम उस फैक्टर को डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन, कि उसमें वो खट्टा है, थोड़ा खट्टा, हल्का खट्टा, मीठा है, कैसा है, वो कंसंट्रेशन होता है। अब जो चीज़ हम मिलाएंगे, एसिड है, बेस है या साल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसका
टेस्ट आएगा, तो वो कैसा है उसमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो कुछ कंसंट्रेशन का टर्म है, जैसे मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और आपका मोल फ्रैक्शन है, वेट परसेंटेज है और वैल्यूम परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट परसेंटेज, फिर वैल्यूम परसेंटेज, इसको नोट कर लीजिए। और जो ये सॉल्यूशन है आपका, इसको किसी बहुत आसानी से नहीं, अब बॉयल करके आप किसी भी सॉल्यूशन को अलग कर सकते हो, फिजिकली ऐसे नहीं अलग कर सकते हो कि हाँ ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं वेट परसेंटेज को, या वेट बाई वेट परसेंटेज हम कहते हैं, वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट में निकालने तो इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है। जैसे आप कोई क्रीम यूज करते हो या कुछ भी जो आप मेडिसिनल या जो भी आप यूज करते हो, उसमें पीछे उस क्रीम का कंपोजिशन लिखा रहता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, तो उसमें कंपोजिशन लिखा रहेगा कि 5% वेट बाई वेट Na2CO3 इज प्रेजेंट। कह रहा 5% वेट बाई वेट Na2CO3 इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम Na2CO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या है, Na2CO3 प्रेजेंट है। अगर वेट बाई वेट लिखा रहे तो उसको हम 100 ग्राम, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहे कि 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व इन 100, सॉरी यहाँ हम 90 कर देते, 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसका परसेंटेज वेट बाई वेट में आप लोग निकालिए, पॉज करके निकालिए। चलिए अब 100 है तो 10 बाई क्या कर देंगे, कितना है 90 इंटू 100 कर दिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना गया 90, नहीं कह रहा घुला हुआ है। और सोल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, दोनों को मिला देंगे तब सोल्यूशन बनेगा। तो कितना हो जाएगा 90 और 10 100, तो कितना आ जाएगा 10%। हर जगह आपको वही नहीं लिखा रहता, यहाँ सोल्यूशन भी लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन है इस तरह आप लगाओगे कि हाँ यहाँ 90 रख देंगे, तब इतना नहीं आएगा और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वेट बाई वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज की। वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज, तो इसमें हो जाएगा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट में हम ये कह सकते हैं वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें कह सकते हैं 5 ml HCl इज ए, या ऐसे लिखे 5% HCl वेट बाई वैल्यूम बाई वैल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 ml, अब यहाँ वैल्यूम की बात की गई तो उसको ml में, HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml of
सॉल्यूशन। 100 ml में कितना है, 5 ml HCl है, वेट बाई वॉल्यूम है। या कह दिया जाए इसको, दूसरा भी कह सकते हैं, 7% H2SO4 वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, 7 ml H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे कि पूरे सोल्यूशन में 7% है। अब वहाँ पे आपको कुछ जगह ऐसे दे सकता है कि 7% या 7 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 90 हो जाएगा तो उसका मान चेंज हो जाएगा। 7 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सोल्यूशन, तो उसका मान बदल जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली कहीं ऐसा हमें लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम सीधा 100 मान लेते हैं। जैसे किसी चीज़ का भी परसेंटेज निकालना हम इंटू 100 करते हैं, उसी तरह इसमें हम सीधा 100 मान लेंगे कि हाँ 100 ml का ही वो सोल्यूशन होगा। अगर ग्राम में दिया ही गया है तो ग्राम में ही मानेंगे, या ग्राम में दिया गया है तो हम उसको कह देंगे जैसे इसमें था कि 5 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इस तरह मान। अब इसी का नेक्स्ट तीसरा है कि दोनों का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर को देख लेते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट बाई वॉल्यूम को हम ऊपर लिख देते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम इक्वल लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हो जाएगा, और इनटू 100। मतलब क्या कर सकते हैं, 20% NaCl क्या कर दें, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब इसमें हम क्या लिख सकते हैं अब कि 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 20 ग्राम कितने प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो ये सब कंपोजिशन आपको कोई भी क्रीम हो या पाउडर का हो या जो भी आप केमिकल बाहर से यूज करते हैं मार्केट का, तो उसमें पीछे ऐसे कंपोजिशन लिखे रहते हैं, वेट बाई परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। जैसे कोई क्रीम है तो उसमें लिखा रहेगा 0.5% वेट बाई वेट परसेंटेज सैलिसिलिक एसिड। मतलब अगर मान ले वो 75 ग्राम का है तो 0.5% वेट बाई वेट क्या हो जाएगा उसका, सैलिसिलिक एसिड परसेंट है। तो उसको हम इस फार्मूले पर रख के अब कहता है 0.5% इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 75 और यहाँ x इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 0.55 25 5 7 35 और 2 37 और ये x ऊपर ये इधर चला गया तो 37.5 इंटू एक्स, तो भाग हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 3.75 ग्राम क्या हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है किसी भी या कंपाउंड में। अगर ऐसा हम मानते हैं तो आ जाएगा वो 3.75 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट इन कोई भी आपका क्रीम पाउडर या कुछ भी कोई भी कंपाउंड हो। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं मोलरिटी पे। तो इतना नोट कर लीजिए। अब
आपका क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 7%, वेट बाई वेट परसेंटेज, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है। मास ऑफ H2SO4 दिया गया, परसेंटेज हमें 7% दिया है, अब मास x पूछा है बटे इंटू 100, अब हमें प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो परसेंटेज दिया गया है वो 7% का, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा m इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो कितना दिया गया 1.4 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, तो कितना हो जाएगा 140, ये इससे कट गया और 97, ये x हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9.8 ग्राम, ये क्या हो गया आपका मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन है aqueous solution is 20% weight by weight percent, find the weight by volume if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो इसमें आप लोग पहले खुद से लगाइए, वेट दिया गया है तो 20 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ हमें वेट तो पता चल गया 20, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किससे निकाल लेंगे रो इंटू वी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाई 2, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल के पुट करके इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर कितना आएगा, इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 कर देते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं मोलेरिटी की, मोलेरिटी है क्या, तो मोलेरिटी हिंदी में इसको को कहते हैं मोलरता, और इसको शो करते हैं कैपिटल M से। अभी हम लास्ट तक वीडियो देखिएगा आप लोग, तो हम मोलर की नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इनमें आपको एक रिलेशन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो मोलरिटी m इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या कहते हैं मोलरता या मोलरिटी। ठीक, ये हो गया मोलरता। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोललता, जिसको स्मॉल m से शो करते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलेलिटी। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट, या हम कह दें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये ध्यान रखिएगा। इस समय यही मोलरिटी आपकी एक ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट पूछा जाता है कि सॉल्वेंट कितना होगा वो भी इन kg में, तो मोलरता और मोललता। और इसके बाद आपका आता है, अभी क्वेश्चन लास्ट में हम सारा एक साथ कराएंगे, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। अब x यहाँ पे एक फैक्टर है। अब इक्विवेलेंट मास किसका निकालते हैं, किसी भी एसिड, बेस या फिर साल्ट का निकालते हैं, और इन्हीं तीनों का यूज कहाँ किया जाता है सोल्यूशन में। क्या यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो इन्हीं का यूज कहाँ किया जाता है एसिड बेस, सॉरी सोल्यूशन में इन्हीं का यूज किया जाता है एसिड बेस और साल्ट का। तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर इसको देख लेते हैं, जैसे कहा जाए H2SO4 का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास, तो इसका अगर हमें फैक्टर पता चल जाए तो निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही सकते हो, तो इसका फैक्टर हो जाता है 2। क्यों, क्योंकि 2 H2SO4 में से 2 H+ निकालेंगे, मतलब एसिड की बेसिक सिटी कितनी है
और किसी बेस की एसिडिसिटी कितनी है, यही उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है इक्विवेलेंट मास में। जैसे HCl है तो इसका 1 हो जाएगा, NaOH है बेस है तो इसका 1 हो जाएगा, या कहा जाए KOH है तो इसका 1 हो जाएगा। इसी में बात किया जाए H3PO4 की तो इसका कितना हो जाएगा, 3। अगर H3PO3 की बात करें तो इसका 2 हो जाएगा, और H3PO2 की बात करें तो इसका 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपको पूछ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है तीनों, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये तीनों आपको पेपर में पूछ सकता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं और सब बताएंगे 3 ही दिन निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता कि 3 ही आपका इसमें निकलता हो। नोट करिए इतना, और बात की हम आपको बता रहे हैं। आगे आपका इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला मोललता और मोलरिटी की। तो अभी हम आपको इसमें सवाल कराते हैं लास्ट में, इसमें केवल इतना ही जानना है। इसमें AlOH का होल थ्राइस, Al2OH का होल थ्राइस, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। अब किसी अगर हम साल्ट की बात कर लें तो साल्ट का क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट मास या उसका फैक्टर कितना हो जाएगा। तो साल्ट का नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, धनायन पे कितना चार्ज है, जैसे Na2CO3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। Na2CO3 का कितना हो जाएगा, 3। फिर AlCl3, तो इस पर कितना हो जाएगा, 3। इस पर 2 होगा, सॉरी इस पर 2 होगा। ऐसे और दो आपके हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इस पर कितना हो जाएगा, 6। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा MgSO4, तो इस पर कितना हो जाएगा, 2। इस पर +2 चार्ज होगा। तो ये थे साल्ट पे कितना फैक्टर होता। अब जैसे कुछ आपको हम दे देते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास बताइए आप लोग। H2SO4, H3PO4, HCl, NaOH, KOH, LiCl, इन सब का आप हमें या खुद से ही आप लोग इनका इक्विवेलेंट मास फाइंड करिए। अब इक्विवेलेंट मास के अलावा हम बात करते हैं, फिर चलते हैं मोलरता की ओर या मोलरिटी की ओर। तो मोलरिटी में एक कंडीशन आती है जिसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन, तो उसको लिखते हैं 1m। अगर यहीं पे बाई मोलर आ जाए तो उसको हम लिखते हैं 2m। अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन कहा जाए कहीं पे तो उसको लिए लिखते हैं m/2 इक्वल टू 1/2। ठीक, अगर डेसी मोलर लिखते हैं तो उसके लिए m/10 हो जाता है, अर्थात कि 1/10। अगर सेंटीमोलर कहीं लिखते हैं तो कितना हो जाता है, m/100 या इक्वल टू 1/100। ये आपको मोलरता में काम आएगा, इतना आप नोट कर लीजिए। मोलरता में जैसे कह दिया गया आ सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH, ऐसा कह दिया जाए आ सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH इट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वेसल, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट मोलर या वेट ऑफ सॉरी फाइंड मास ऑफ KOH। तो उसमें आपको सेमी मोलर कह दिया गया, तो हम m बराबर क्या लिखते हैं, n/b। तो m के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू n को क्या लिखते हैं, W/m/v। अब b हमें 1 लीटर दिया है, अब KOH का हम क्या रख दें, मॉलिक्यूलर वेट रख दें। तो KOH का कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और +16 +1, तो कितना हो जाएगा, 16 और 40 10 50 56 और 57। अब इसको करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक। इसके बाद बात करते हैं
मोल फ्रैक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी आपके बोर्ड के पेपर में। तो मोल फ्रैक्शन को कहते हैं मोल प्रभाज, हिंदी में मोलों का फ्रैक्शन हो। तो इसको समझिए, कह रहा है कि एक आपका सॉल्यूशन है, दो भाग कर देते हैं, इसमें 4 मोल हैं जो कि जिसका नाम ए है, इसमें 3 मोल है जिसका नाम है बी। अब दोनों को हमने मिला दिया। अब पूछा जाए पूरे विलयन के अकॉर्डिंग ए के मोलों की संख्या कितनी होगी, पूरे विलयन के अकॉर्डिंग ए के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोल प्रभाज को शो किया जाता है जीटा से, जीटा या अथवा नीटा, हाँ जीटा अथवा नीटा से शो किया जाता है। तो अगर हम कहें जीटा ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब जिसका हमें जानना उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित संपूर्ण भाग, जो भी जितने कंपोनेंट है, 1 से बना है, 2 से बना, 3 से, 4 से, 10 से, 20 से, उनके मोलों की संख्या। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमें बी का निकालना है तो जीटा बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, सॉरी एन बी हो जाएगा। जैसे इसमें हम रखेंगे तो 4 ए के लिए हम निकालें तो 4 हो जाएगा 4 के मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी मतलब 4 और 3 7, और यहाँ पे रखेंगे तो 3/7 हो जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1, ये दो ही के नहीं है कि जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1, जितने भी कंपोनेंट हैं किसी भी विलयन में उनके मोलों की संख्या हमेशा एक आएगी, सॉरी उनके मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ दें, जितने भी कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन, अगर उनके हम मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो सदैव एक आएगा, अगर एक नहीं आएगा तो वो गलत है, क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितने भी कंपोनेंट हैं, अब यहाँ हमने 2 कंपोनेंट दिए थे तो दोनों को लिख दिया जीटा ए प्लस जीटा बी। जैसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, इसको नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। A solution have 54% weight by weight, क्या हो जाएगा H2O in ethyl alcohol solution, find mole fraction of, मतलब जीटा ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पहले आप खुद से ट्राई करिए, हम बताते हैं, तब तक थोड़ी सी इसको इंक पिला दें। तो क्या हो जाएगा, कह रहा 54% ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो कह रहा क्वेश्चन हमसे। मतलब 100 ग्राम में 54 ग्राम कौन है, H2O, तो 54 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल। लो एथिल एल्कोहल हमें पता चल गया। हाँ, अब दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, मोल। हाँ, मोल निकाल लेंगे तो 54 बटे हम कितना कर दें 18, तो 18 तो यही 54, 3 आ गया। एन ऑफ H2O हम कह दें, अगर एन ऑफ C2H5OH निकालें तो कितना हो जाएगा 46/46 इक्वल टू 1। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अगर हम जीटा ऑफ H2O निकालें तो H2O के मोलों की संख्या कितनी आई 3 बटे कुल मोलों की संख्या 3 1 4, कितना आ जाएगा 0.75 बटे H2O C2H5OH इक्वल टू कितना रख दें 1,
C2H5 के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या 4, तो कितना आ जाएगा 0.25। अब दोनों को जोड़ दो, एक आ रहा है कि नहीं, तो मतलब कि मोल फ्रैक्शन हम किसी भी कंपाउंड का निकालेंगे, अगर उनको हम सम करेंगे तो हमारा एक आएगा। ठीक, अब बात करते हैं पीपीएम की, पीपीएम या पीपीवी की। उसका कहिए तो एक क्वेश्चन आपको दे दें, आप लोग करिएगा, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। पीपीएम मतलब 10⁻+6, जैसे कहा जाए 20 ppm प्रेजेंट इन, इसको हम कह सकते हैं 50 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट 0.5% ग्राम फ्लोराइड इज प्रेजेंट। कह रहा 500 ग्राम में 0.5 ग्राम ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब किसी भी कंपोनेंट में, सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की बहुत ही छोटी वैल्यू को हम निकालते हैं पीपीएम। जैसे समुद्र में किसी भी कंपोनेंट में ले लिए तो उसमें एक छोटा सा पार्टिकल कितना, या जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें SO2 की मात्रा कितनी है, तो उसको पीपीएम में वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं कि इतने पीएम, मतलब पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 10 लाख में उसके कितने अणु या सॉल्यूट उपस्थित हैं, तो उसको हम पीपीएम में शो करते हैं। इसी तरह पीपीबी आता है, पार्ट्स पर बिलियन, उसको कहते हैं 10⁸, मतलब 10 करोड़ में कितने सॉल्यूट उपस्थित हैं, पार्ट्स पर बिलियन इसको कहेंगे। पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे कि 10 करोड़ में कितने उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स ग्राम में उपस्थित हैं, तो उसको हम पार्ट्स पर बिलियन में कह सकते हैं। अब हमने तभी पढ़ा था इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं नॉर्मलता में, नॉर्मेलिटी, हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं, n से शो करते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास घुला हुआ है, उसी को हम क्या कह देंगे, उसका नॉर्मेलिटी कह देंगे। अब जिस तरह हमने मोललता में पढ़ा था कि n इक्वल टू 1n, इसको कहेंगे नॉर्मल। अगर सेमी नॉर्मल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब n/2। इसी तरह डेसी नॉर्मल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा n/10 इक्वल टू 1/10। अगर बाई नॉर्मल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू 2। तो इसमें भी वही फैक्टर हम यूज करेंगे। अगर कहीं सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, बाई नॉर्मल या सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल कह दिया तो हम इन्हीं का यूज करेंगे इस n के स्थान पर। ठीक, अब आपके सारे लगभग हो गए हैं। अब इससे जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं लास्ट में। चलिए, क्वेश्चन है आप 500 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl फाइंड n। तो आप इसको लगाइए, तब तक हम इसको समझाते हैं। अगर यदि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी आर चेंजेस।
अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वेट बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इतने की कहानी चल रही है। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इसका मान निकाल लें। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी में आ जाएगा। आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ें, आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी, मतलब नॉर्मलिटी घट जाएगी और मोलरिटी भी घट जाएगी, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम में भी चेंजेस आ जाएंगे। मोलरिटी का अब आयतन पहले इतना था, अब हमने टेम्परेचर दे दिया, आयतन इतना हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो सॉल्यूट की मात्रा तो घट गई। अब इसमें भी नॉर्मलिटी में है, सोल्यूशन हमने लिया था, सोल्यूशन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में पहले 5 थे 1 में, अब आयतन और बढ़ गया, तो आयतन जब बढ़ जाएगा तो ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट उसके हिसाब से तो कम ही हो जाएगा। हम आकार बढ़ा देंगे तो उसके हिसाब से हमारा शेप तो छोटा हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और नॉर्मलिटी के मान चेंज होंगे। जबकि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और वेट बाई वेट परसेंटेज, इफ दे आर नॉट चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आयतन से कोई मतलब है नहीं, इसमें भार से मतलब है। ठीक, तो आयतन में जब चेंज आएगा नहीं, आयतन है ही नहीं, तो इसका भी मान चेंज है। मतलब ये टेम्परेचर से इन पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये टेम्परेचर तीनों इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से ये छूटे हैं, स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट, जबकि इनका मान टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन हमने पूछा था, क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई? कुछ लोग बता रहे हैं 2 आ रहा है सर, हाँ 1 आ रहा है, अच्छा चलिए देखते हैं कितना है। पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसका निकाल लेते हैं, HCl का। तो 35.5/1 हमने इक्विवेलेंट फैक्टर 1 बताया था, कितना आ जाएगा 35.5/5 ही आ जाएगा इसका। अब यहाँ क्या कर देंगे, फार्मूला n इक्वल टू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 18.25 बाई 35.5 बटे कितना है 500 ml ऑफ सोल्यूशन बटे 1000। तो इसको कर देंगे, ये इससे कट जाएगा 0.5 बटे इसको इससे काटेंगे 0.5 आ गया 1n। तो 1n इसकी क्या होगी, एक नॉर्मल इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी, एक नॉर्मल इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए इससे, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस। आगे कह रहा है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml नहीं 250 ml m/10 सोल्यूशन। कह रहा है इतना सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा चाहिए, तो m/10 इक्वल टू हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू हो जाएगी, m की वैल्यू हमें दी गई है, हम क्या कर देंगे x बाई सोडियम कार्बोनेट, तो 106 बटे कितना हो जाएगा 250, तो 0.25, यही तो हो जाएगा। और हमें पदार्थ का भार निकालना, हमें अणुभार पता है Na2CO3 का कितना होता है 106 होता है। कितना आ जाएगा आंसर आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 250 ml m/10 ऑफ सोल्यूशन। तो ये हो गया 2
0.65 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने लगभग सारे आपके एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और अपने बुक से जो भी क्वेश्चन उसको करते रहिए। जो ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।